नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज जो है एक और नए अध्याय की शुरुआत करी है एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज़ के अंतर्गत। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। अभी तक हमने जो एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज़ स्टार्ट करी है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। और पहली बात, अगर हम हिंदी मीडियम से बात करें यूट्यूब पर, तो एनसीईआरटी हाइलाइट का ज़्यादा वीडियोस आपको एनसीईआरटी हाइलाइट के नहीं मिलेंगे। लाइन टू लाइन हिंदी मीडियम के अंदर बहुत कम चैनल मिलेंगे। हम आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाइए। ठीक है, एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज़ जब से हमने स्टार्ट करी है, ठीक है, उसके बाद उसके कौन-कौन से चैप्टर हमने स्टार्ट किए, पहले वो थोड़ा-सा समझ लेते हैं। और आपका समय ज़ाया करने के लिए थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने कौन-कौन से चैप्टर जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। सेल बायोलॉजी का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है हाइलाइट सीरीज़ के अंतर्गत। और दूसरा रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, वो चैप्टर तो हमने कंप्लीट ही कर दिया है एनसीईआरटी हाइलाइट से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है वो चैप्टर स्टार्टिंग है, चल रहा है। बायो डाइवर्सिटी बायोडायवर्सिटी वाला चल रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये चैप्टर भी चल रहा है। ह्यूमन हेल्थ वाला भी चैप्टर जो है वो चल रहा है, ओके। उसके बाद एक और चैप्टर चल रहा है, कौन-सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो डीएनए वाला चैप्टर। उसके बाद छठा जो है वो है आपका ये वाला चैप्टर जो आज स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बताओ, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 7वें नंबर पे है आपका, हाँ, मॉर्फ़ोलॉजी स्टार्ट कर दी हमने। मॉर्फ़ोलॉजी हमने स्टार्ट कर दी है। यानी कि 7 चैप्टर आपके एक साथ चल रहे हैं। 7 चैप्टर क्या हो रहे हैं? एक साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और वन शॉट के अंदर सारे करवाए जा रहे हैं और एनसीईआरटी हाइलाइट में करवाए जा रहे हैं। मतलब एक-एक लाइन एनसीईआरटी की समझाई जा रही है और कौन-सी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी भी। और इतने-इतने आधे-आधे घंटे की क्लासें रहती है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़ोर लगाएँ, तो दिन के अंदर आप 3 से 4 क्लास तो आराम से देख सकते हैं। मतलब एक दिन के अंदर आप लेके बैठेंगे, तो 1 चैप्टर तो आपका कंप्लीट है। 1 चैप्टर तो आपका कंप्लीट है। उसके बाद आप धीरे-धीरे करते जाओ। हम तो धीरे-धीरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कब अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना? चलो, ये चीज़ तो हो गई कि एनसीईआरटी हाइलाइट के अंतर्गत हम क्या-क्या लेकर आए हैं और क्या-क्या चल रहा है। उसके अलावा भी हम पीवाईक्यूज़ वगैरह की वीडियोज़ अपलोड करते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसका पीवाईक्यूज़ का वीडियो अपलोड हो गया पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है? आज का जो हमारा गोल है, या फिर आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक रहने वाला है और कह सकते हैं यही नींव है आज के चैप्टर की। और इसके बाद चैप्टर की शुरुआत होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन। और इस चैप्टर से अगर हम बात करें नीट के अंदर, इस चैप्टर के वेटेज की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और 12th का तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही ये। साथ ही साथ नीट का भी एक फेवरेट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना? तो इस चैप्टर से जो है नीट के अंदर एवरेज क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एवरेज नीट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर की अहमियत नीट का हर स्टूडेंट समझ सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन कितना मायने रखते हैं नीट के अंदर, ये आज हर बच्चे को पता है। तो इस चैप्टर को जो है वो आपको बारीकी से, अच्छे से करना होगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो भी करने होंगे, जो कि मैं आपको चैप्टर के एंडिंग के अंदर करवाऊँगा सारे के सारे। जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं नीट के अंदर, जितने भी वर्षों में नीट के अंदर जो-जो क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे आपको करवाऊँगा। ठीक है? अभी जो है अपन इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर मानव जनन। ठीक है? और शुरुआत करेंगे चैप्टर की, एनसीईआरटी से ही करेंगे शुरुआत। और क्या-क्या इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है, ये चीज़ एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो अपने को पढ़ना है पुरुष जनन तंत्र। क्या पढ़ना है अपने को? पुरुष जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद स्त्री का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र अपने को पढ़ना है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे अपने को पढ़ना है युग्मक जनन,
युग्मक जनन से क्या तात्पर्य है? जनन का मतलब निर्माण है और युग्मक मतलब युग्मक हो गया, यानी कि युग्मकों का निर्माण करना, युग्मकों का निर्माण करना। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है आपका आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चौथे नंबर पे अपने को पढ़ना है। पांचवा जो है आपको फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन और साथ ही साथ अंतर रोपण यानी कि रोपण वाली प्रक्रिया पढ़नी है। सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी शब्द में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, ये तो सिर्फ हेडिंग है कि समरी है, ये चीज़ अपने को पढ़नी है। उसके बाद सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी और भ्रूण का जो परिवर्धन है किस प्रकार होता है वो चीज़ें। और लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो पढ़नी है वो है एक तो प्रसव और दूसरा है दुग्ध स्त्रवण। ये जो क्रियाएं हैं वो सबसे लास्ट में अपने को पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले आज जो है अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक बेसिक करते करते हम पुरुष जनन तंत्र की स्टार्टिंग आज कर देंगे, है ना। बेसिक बेसिक करते करते हम जो है वो पुरुष जनन तंत्र की स्टार्टिंग कर देंगे। चैप्टर जो है वो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 2 बार आया है, तो यहाँ से ही अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बेसिक पहले देख के फिर पुरुष जनन तंत्र अपन स्टार्ट कर देंगे। जितना हो सकेगा उसका पुरुष जनन तंत्र का जितना पोर्शन आज होगा उतना अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर थोड़ा हार्ड भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, इतना हार्ड है नहीं। मैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी हार्ड, ये एनसीईआरटी थोड़ी हार्ड लगती है चैप्टर की, है ना, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अटपटी और हार्ड लगती है, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत, एनसीईआरटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आएगी नहीं। और अगर एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसका मतलब नीट की एग्जाम के अंदर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली इस चैप्टर से, तो ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जितना पुरुष जनन तंत्र होगा उतना करेंगे और बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, किताब आप साथ में ले लीजिए। सबसे पहले जो है, जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। पहली ही लाइन थोड़ी सी अटपटी आ गई और कुछ ऐसे शब्द आ गए जो अपने को अपनी समझ से बाहर है, और अभी हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। उससे पहले एक चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि मानव जो है वो लैंगिक रूप से जनन करता है। जनन के भी कुछ प्रकार होते हैं, रिप्रोडक्शन के भी खूब सारे प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ एक प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। एक कायिक जनन भी होता है, लेकिन अभी अपन लैंगिक और अलैंगिक की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं मनुष्य की बात करूं, या चैप्टर के अंदर तो मानव जनन पढ़ना है, तो मानव इनमें से कौन सा जनन करता है? क्या वो लैंगिक जनन करता है, क्या वो अलैंगिक जनन करता है, बताइए। तो मानव जो है आपका वो करता है लैंगिक जनन। कौन सा करता है? लैंगिक जनन, यानी कि इसके अंदर पहली बात तो ये है कि युग्मक बनेंगे। लैंगिक जनन के अंदर एक विशेषता है कि युग्मक बनते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं और निषेचन होता है। युग्मक बनेंगे, और लैंगिक जनन जो है, पहली बात इंपॉर्टेंट है, दो विपरीत जो है लिंग वाले प्राणी करेंगे। दो विपरीत लिंग वाले, एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले, दो विपरीत लिंग वाले, दो विपरीत लिंग वाले जो प्राणी हैं वो आपका लैंगिक जनन करेंगे, और उसी जाति के होने चाहिए। किस जाति के? उसी सेम जाति के, उसी जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीव। जैसे कि मानव जाति की मैं बात करूं तो इसके अंदर दो विपरीत लिंग वाले कौन कौन से? एक आपका नर हो गया, एक आपका मादा हो गया। ये दोनों जो है वो लैंगिक जनन को परफॉर्म करेंगे। यस, अब अगर मैं बात करूं तो लैंगिक जनन की विशेषताओं में बात करूं तो युग्मक बनेंगे, यानी कि नर बनाएगा नर के अंदर नर युग्मक, नर बनाएगा नर युग्मक, मादा जो है वो बनाएगी मादा युग्मक, मादा जो है वो क्या बनाएगी? मादा युग्मक बनाएगी। और ये जो युग्मक बनेंगे वो दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी निषेचन होगा। युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो युग्मक का जुड़ना निषेचन होगा, यानी लैंगिक जनन के अंदर निषेचन होगा। निषेचन के बाद जो चीज बनेगी वो भ्रूण होगा। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, वो जाके आगे जो है वो भ्रूण के अंदर बदलता है। और युग्मक जो होते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित, यानी कि n उसकी गुणिता होती है। अगर हमारी बॉडी की बात करें शरीर की, तो कैसा कहेंगे अपन मनुष्य को? 2n कहेंगे, द्विगुणित जीव है। ठीक है, लेकिन उसका जो युग्मक है वो कैसा है? अगुणित है। क्यों है अगुणित? क्योंकि हम अगर लैंगिक जनन करवा रहे हैं और लैंगिक जनन करवाने के बाद हमको एक मनुष्य चाहिए, भाई नर और मादा जब जनन करेंगे तो क्या संतति पैदा होगी? होगी तो नर या मादा दोनों में से कोई एक ही। अब वो बॉडी बन रही है वो तो 2n बॉडी है। भाई जन्म होगा, युग्मक का जन्म थोड़ी होगा, जन्म तो एक शरीर का होगा, पूरी बॉडी का होगा, या फिर उस जीव का होगा। और उस जीव को हम कह रहे हैं कि वो तो द्विगुणित जीव है, यानी मनुष्य जो बच्चा पैदा करेगा वो द्विगुणित होना चाहिए, 2n होना चाहिए। और वो कब होगा? जब नर युग्मक n होगा, मादा युग्मक भी n होगा।
यानी नर का युग्मक भी अगुणित, मादा का युग्मक भी अगुणित, और वो दोनों जब जुड़ेंगे आपस में तो अगुणित और अगुणित जब आपस में जुड़ेंगे तो द्विगुणित संरचना बनेगी, और जिससे कि बच्चा बन जाएगा आपका द्विगुणित। इसीलिए जो युग्मक आपके अगुणित पाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? ये चीज़ होगी। समझ आ गई क्या बात? अब देखो, ये तो हो गई कि लैंगिक रूप से मानव जनन करता है, ठीक है? दूसरी ये चीज़ है, जब मानव जनन में निषेचन की घटना होती है, युग्मक आपस में जुड़ते हैं, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको अपन युग्मनज बोलते हैं, जो कि एक 2n होता है। इससे आगे जाके फिर भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और वो भ्रूण आपका नवजात शिशु बना देगा। वो भ्रूण आगे जाके परिवर्तित होके नवजात शिशु में बदल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ तो क्लियर है। जब मानव में प्रसव की प्रक्रिया होती है और जन्म होता है एक बच्चे का, तो क्या वो अंडे के रूप में बच्चा जन्मता है या सीधा बच्चा बनेगा? ये मुझे बताइए आप। मानव के अंदर जब नवजात का जन्म होता है, तो क्या वो अंडे के अंदर, अंडे के कवच के अंदर होता है या सीधा ही होता है? क्या वो अंडे के समान बाहर आएगा या फिर सीधा एक बच्चा बाहर आता है? बताओ मेरे को। क्या मैं कह सकता हूँ सीधा बच्चा बाहर आता है मनुष्य के अंदर? मनुष्य के अंदर क्या आता है? सीधा बच्चा बाहर आता है। जिस जीवों के अंदर अंडे का आवरण नहीं होता है और वो सीधा जो है सजीव के रूप में बाहर आता है, सीधा जो है वो सजीव के रूप में बाहर आता है, उस जीवों के उस जनन को या जीवों के उस समूह को सजीव प्रजग में डाला गया है। किसके अंदर डाला गया है? सजीव प्रजग के अंदर डाला गया है। तो मानव जो है उसके अंदर बच्चा बाहर आएगा, तो वो लैंगिक रूप से तो जनन करता ही है, साथ ही साथ सजीव प्रजग है और जरायुज प्राणी है। कैसा है? सजीव प्रजग, या उसको जरायुज भी बोलते हैं, वो है। सजीव प्रजग का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा कि जो बच्चा आएगा वो सीधा सजीव के रूप में आएगा, जीव के रूप में आएगा, वो अंडे के रूप में नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई कवच नहीं होगा, वो सीधा बच्चा आएगा। ओके? नहीं तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे पक्षी हो गए, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ पक्षियों की, तो पक्षी जब जन्म लेते हैं, है ना? पक्षी के अंदर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो एक पहले अंडा अंडा देते हैं। क्या देते हैं? अंडा देते हैं। फिर उस अंडे का वो रक्षा करेंगे, अंडे को वो पोषण देंगे, और उसके बाद उस अंडे से जो है वो बच्चा निकलेगा। उसके बाद उस बच्चे से, अंडे से जो है वो बच्चा निकलेगा। इसीलिए पक्षी जो है वो सजीव प्रजक नहीं है। पक्षी जो है कैसे नहीं है? सजीव प्रजक नहीं है। वो अंड प्रजक हैं। क्या हैं? अंड प्रजक हैं। कैसे हैं बच्चों? अंड प्रजक हैं। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात बात क्लियर हुई? क्योंकि वो अंडे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंडे दे रहे हैं। ठीक है? चलो एक चीज़ तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी कि युग्मक जनन, सबसे पहली चीज युग्मकों का बनना, ये चीज तो पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब निषेचन करवाएंगे तो युग्मक जुड़ेंगे आपस में। युग्मक के बिना तो कैसा जनन होगा? नहीं हो सकता ना। तो ये तो चीज पहले चाहिए। तो युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का बनना। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का बनना। अगर मैं नर की बात करूंगा तो इसके लिए आगे नर लगा दूंगा, नर युग्मक जनन हो जाएगा। मादा की बात कर रहा हूं तो मैं लिख दूंगा मादा युग्मक जनन। मादा युग्मक जनन का मतलब मादा युग्मक का निर्माण होना। नर युग्मक जनन की बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा नर युग्मक का निर्माण। क्या बात क्लियर हुई? तो युग्मकों का निर्माण पहले चाहिए, पहले युग्मक बनाने हैं आपको। तो आप देखोगे तो मानवों में जनन घटना के अंतर्गत इसने लिखा है युग्मकों की रचना, या जिस प्रक्रिया से होती है उसको बोलते हैं युग्मक जनन। अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं और स्त्री में अंडाणु का बनना। एक चीज और है कि पुरुष का जो नर युग्मक है, सॉरी नर का जो युग्मक है, और एक मादा का जो युग्मक है, उनको कुछ नाम दिए गए हैं स्पेशल। युग्मकों को स्पेशल नाम दिए गए। नर युग्मक को प्यार से नाम दिया गया है शुक्राणु। नर युग्मक का प्यार से नाम दिया गया है शुक्राणु, और इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म बोलते हैं। जो मादा युग्मक है उसका नाम दिया गया है अंडाणु, उसका नाम दिया गया है अंडाणु, और उसको इंग्लिश के अंदर प्यार से क्या बोला जाता है? ओवम। क्या बोला जाता है? ओवम बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नर युग्मक आपका शुक्राणु होगा और मादा युग्मक जो होगा आपका अंडाणु होगा। तो पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं का बनना और स्त्रियों के अंदर अंडाणुओं का बनना, क्या ये युग्मक जनन प्रोसेस के थ्रू होगा? ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले युग्मक बना दिए हमने। युग्मक तो हमने बना दी। युग्मक बनाने के बाद क्या करोगे? स्त्री के जनन मार्ग के अंदर या स्त्री के जनन पथ के अंदर शुक्राणुओं का स्थानांतरण या शुक्राणुओं का स्थानांतरण।
चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने नर युग्मक बनाया जिसको अपन ने बोला शुक्राणु, आपने मादा युग्मक बनाया मादा के अंदर उसको हमने बोला अंडाणु। प्रोसेस क्या होता है? ये जो शुक्राणु नर के अंदर बने हैं, इनको मादा के अंदर भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? मादा के शरीर के अंदर भेजा जाएगा। वहाँ पर अंडाणु उपस्थित होगा। ये जो शुक्राणु हैं, उनमें से एक शुक्राणु इस मादा युग्मक से जुड़ेगा और निषेचन हो जाएगा। तो अपने को मादा के शरीर में शुक्राणु डालने होंगे, वो जाएँगे जनन पथ के थ्रू। मादा का जो जनन मार्ग है, जनन मार्ग के थ्रू जो है, वो आपके शुक्राणु जाएँगे अंडाणु के पास में। इसका मतलब एक प्रोसेस ये हो गया, कौन-सा? स्त्री के जनन पथ में शुक्राणुओं को डालना या स्त्री के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वीर्य सेचन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वीर्य सेचन, क्योंकि नर के अंदर ये जो शुक्राणु हैं, ये अलग से पाए नहीं जाते, स्पेशल शुक्राणु चीज़ नहीं मिलते अपने को। ये जो है वीर्य की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि शुक्राणु के साथ-साथ और भी चीज़ें होगी, जैसे फ्रक्टोज़ शर्करा हो गई, कैल्शियम आयन हो गए, ये चीज़ें साथ में होती है इसके, है ना? ये सारी चीज़ें इसके साथ में होती है, इसलिए उसको सम्मिलित रूप से वीर्य कहते हैं। और वीर्य को सेचित करना, वीर्य को डालना, इसलिए इस प्रोसेस का नाम वीर्य सेचन है। कहाँ डालोगे? मादा के जनन मार्ग में डालोगे। क्यों डाल रहे हो? क्योंकि ये शुक्राणु आगे अंडाणु पड़ा है मादा में, उस अंडाणु के पास जाके अंडाणु से जुड़ेगा निषेचन की प्रक्रिया करने के लिए, और निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद ज़ाइगोट बन जाएगा 2n। n ये शुक्राणु कैसी गुणिता में? n, अंडाणु कैसी गुणिता में? n। जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? 2n। उसको बोलते हैं ज़ाइगोट या युग्मनज, तो वो बनाएंगे। चलो ठीक है, स्थानांतरण हमने कर दिया, वीर्य सेचन। पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन, युग्मक आपस में जुड़ेंगे, उसको बोलते हैं संलयन करना, जुड़ना। तो पुरुष और स्त्री के जब युग्मक आपस में जुड़ेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ओके, जिसके कारण जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एन और एन मिलके क्या बनाएंगे? 2n। तो जिसके कारण आपका जो है युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। बताया मैंने जाइगोट का निर्माण, ये सारी प्रक्रियाएं शामिल है। उसके बाद जो आपका जाइगोट बना है, जो आपका जाइगोट बना है, जो आपका ये जाइगोट मान लो बन गया 2n का, ये जाइगोट आगे कोशिकाओं में विभाजित होगा। जाइगोट अंदर ही अंदर क्या होगा? अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाएगा। सबसे पहले एक कोशिका थी जाइगोट के अंदर। जब ये मान लो शुक्राणु है और ये अंडाणु है, जब ये दोनों आपस में मिक्स हुए तो ये संरचना बनी। तो इसके अंदर सिर्फ एक कोशिका थी स्टार्टिंग में, वो कोशिकाएं डिवाइड करेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से डिवाइड करेगा, डबल डबल, 16 से 32, 32 से 50, 64, ऐसे ऐसे जब ये डिवाइड करता है, ऐसे जब ये डिवाइड करता है, तब धीरे धीरे कुछ कुछ संरचनाएं बनती है। 8 से 16 कोशिकाओं की जो संरचना है उसका अलग नाम दिया गया है, और उन कोशिकाओं को जो है ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। एक एक कोशिका जो डिवाइड होती है उस पर कोशिका को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। आगे आएगा, अभी समझने की जरूरत नहीं है अगर नहीं आ रहा है तो। इसके बाद कोरक पुटी बनेगी, लास्ट में कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, जो गर्भाशय की दीवार से चिपकेगी। वो गर्भाशय के अंदर आएगी और चिपकेगी। ये प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, हालांकि ये बेसिक में दे रखा है क्योंकि इंट्रो है। ये क्या है? इंट्रो है कि ये चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है। परिवर्धन और इसके बाद गर्भाशय की दीवार में चिपकना, इसको अंतरोपण कहते हैं। फिर वहाँ पे भ्रूणी परिवर्तन आएगा, गर्भावधि आएगी 9 महीने की मानव के अंदर, शिशु का जन्म होगा उसके बाद 9 महीने के बाद, जिसको प्रसव बोला जाता है। ये घटनाएं सम्मिलित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। सारी ये जो जनन घटनाएं कब होगी? यौवनारंभ के पश्चात कंप्लीट होगी। हमारी जो यौवनारंभ अवस्थाएं होती है, जैसे नर के अंदर बात करूँ तो 14-15 साल के आसपास, और स्त्री के अंदर या मादा के अंदर 13-14 वर्ष जब ईयर की वो हो जाती है या नर्क हो जाता है, उस समय जो है वो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटना होगी। किसके बीच में? नर और मादा के बीच में होगी। ये चीज मैंने बताई आपको। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है। एक चीज़ और है कि व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे नर के अंदर जो है वो शुक्राणु हमेशा जो है वो बनते रहते हैं, कभी भी बनना बंद नहीं होते। तो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध पुरुष है, नर है, तो उसके अंदर भी शुक्राणु जो है वो बनते रहते हैं। लेकिन स्त्रियों के अंदर ऐसा नहीं होता है, मादाओं के अंदर ऐसा नहीं होता। उनके अंदर अंडाणु की जो रचना है, युग्मक जो है अंडाणु उनका, वो 50 वर्ष की आयु तक ही बनते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद शुक्राणुओं का बनना खत्म हो जाता है। सॉरी, अंडाणुओं का माफ़ी चाहता हूँ। अंडाणु जो है बनते नहीं हैं और लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री पुरुष के जनन तंत्रों की
चर्चा करते हैं। इसका मतलब अंडाणु जो है वो 50 वर्ष के बाद अपने को मादा के अंदर नहीं मिलेंगे अंडाणु, ठीक है। और जबकि पुरुष के अंदर जो है वो शुक्राणु आजीवन बनते हैं, वृद्ध पुरुष के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। महिलाओं के अंदर 50 वर्ष लास्ट अंडाणु। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। ये बेसिक था, थोड़ा सा टाइम लगा, डिटेल में बताया लेकिन थोड़ा टाइम लगा, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 20 मिनट के अंदर इतना पैराग्राफ हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेसिक था, अच्छे से समझा आप लोगों ने। और कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं भी आई होगी और वो चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, वही चीज़ें आगे पढ़नी है। ये जो सारी चीज़ें लिख रखी हैं इस पैराग्राफ में, बेसिकली वो चीज़ें तो अपने को एक चैप्टर में पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर कोई किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ें लास्ट में आप जब पढ़ लोगे तो फिर तो क्लियर रहेगा ये। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसको पढ़ लेना, वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे पुरुष जनन तंत्र। अगर आप चाहते हैं कि 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो अपन ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। पुरुष जनन तंत्र जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बड़े ही अच्छे से और क्वालिटी के साथ शुरू करेंगे और इतना अच्छा मैं समझाऊंगा, आप इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि पुरुष जनन तंत्र जब कल की क्लास में ही खत्म करूंगा पूरा, और इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।